कि उन बर्खन्स को जो भी प्रोनाउंस करते हो क्या बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा बहुत वेजिटेशन होता है उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बताओ। वो बर्खन्स जो परपेंडिकुलर होते हैं विंड डायरेक्शन के उनको क्या बोलते हैं, ये बताओ। देन ये बताओ कि जो स्टैक है वो कहाँ का, मतलब कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट का और किस तरह का इरोजनल की डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, ये आपको बताना है। जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। देन आपको बताना है कि जो हमने ग्राउंड वाटर यानी कि कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ा था डिपोजिशन लैंडफॉर्म में, कि जो सीलिंग से लटकता है उसको क्या बोलते हैं, जो सीलिंग से लटकता है उसको क्या बोलते हैं। प्लस आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा रिवर के द्वारा फीचर बनाया जाता है, लैंडफॉर्म होता है जो कि डिपोजिशनल भी होता है और इरोजनल भी होता है, दोनों होता है। जल्दी से आंसर देंगे। तो पहला तो क्वेश्चन मैंने पूछा था ये, तो इसका तो पैराबोलिक होगा, ठीक है, पैराबोलिक। ये होंगे आपके ट्रांसवर्स ड्यून्स, ठीक है, ट्रांसवर्स ड्यून्स। स्टैक होता है आपका ओशियन या फिर सी वेव्स का, सी वेव्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और सी वेव्स, और अच्छा स्क्रीन तो दिख रही है ना पूरी, हाँ ठीक है, हाँ, सी वेव्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। स्टैक जो होता है ये इरोजनल होता है, ये स्टैक इरोजनल होता है। सर बर्थडे पार्टी बच गया अभिजीत, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सीलिंग की अगर बात करेंगे तो सीलिंग से स्टैलेक्टाइट, ठीक है, और जो फ्लोर से राइज करता है उसको स्टैलेग्माइट बोलते हैं। डिपोजिशनल और इरोजनल जो दोनों होता है वो ऑक्सबो लेक होते हैं हमारे, ठीक है, ऑक्सबो लेक। किस तरह से मियांडर करता है याद है आपको, कि भाई इस तरह से आएगा तो यहाँ पर कटिंग होगी, अंडर कटिंग होती है ना, ये जो कॉनकेव साइड बोलते हैं इसको, जहाँ अंडर कटिंग होती है। और यहाँ डिपोजिशन होता है, इसको कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिपोजिशन होता है इसको क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। यहाँ पे जो डिपोजिशन हुआ इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉइंट बार्स, है ना, याद है आपको, पॉइंट बार बोल रहे थे इसको, जो यहाँ पर कॉन्वेक्स साइड में डिपॉजिट होया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में लैंडफॉर्म में पढ़ी थी। आई होप आप रिवाइज भी कर रहे होंगे साथ साथ। बाकी तो जो आपका टेस्ट होगा संडे के दिन, तो उससे पहले भी आपको एक बार रिवाइज करके ही टेस्ट देना है, बिना रिवीजन के टेस्ट नहीं देना है, और टेस्ट ज़रूर देना है। तो इसका मतलब रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। स्टार्ट कर दिए, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, बस करने ही वाले हैं स्टार्ट आज। हाँ, पॉइंट बार्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। मतलब क्लाइमेट हमारी एक नई यूनिट शुरू हो रही है जिसमें कि हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसमें कि कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका एलिमेंट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी पढ़ेंगे, देखते हैं अभी, ठीक है। फिर हम इंसोलेशन के बारे में, हमारा अगला चैप्टर है। फिर हम प्रेशर के बारे में, अच्छा इंसोलेशन में सोच रहा था कि आज एटमॉस्फेयर इंसोलेशन साथ में ही करवा दें, लेकिन फिर ये मैंने देखा कि इंसोलेशन समझने के लिए आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसका जो आइडिया है वो अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। नहीं तो उसके बिना फिर मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करूँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा जिन लोगों को नहीं पता होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो कल का दिन है, कल के दिन क्लास रख लेना, ठीक है। तो कल जो है हम लोग क्लास करेंगे जिसमें कि पूरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अर्थ का टिल्ट ये वाला हम कंपोनेंट हमें देखना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा पूरा कंपोनेंट बाकी है, जहाँ पर हमें ये जानना है कि जो लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है ये सब क्या होते हैं, अर्थ का टिल्ट कितना है, वो सारी जो चीज़ें हैं बेसिक्स वो हम पहले जानेंगे, उसके बाद इस यूनिट पे बढ़ेंगे, मतलब इंसोलेशन देखेंगे। बाकी जो आज का एटमॉस्फेयर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम कितना कर दें भाई, कोई चाहिए मुझे यार जो मेरा ये माइक वाइक ठीक करवा सके सेटअप पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, वर्ल्ड क्लाइमेट सारा कुछ देखेंगे। और हमारा जो ये जो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी जो किताब है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्लास का टाइम सुबह कर दिए, सुबह सर फिज़िक्स की होती है आपकी, और सॉरी साइंस की होती है, मतलब बायो की। कोस्ट गार्ड एसी में 12th के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं? आई थिंक पहले करते थे लेकिन अभी नहीं करते हैं, जितना मुझे पता है। मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया कोस्ट गार्ड एसी के, तो इसलिए पता नहीं मुझे। मतलब नॉर्मल वो वाला तो दिया CAPFAC वाला, जिसमें कि तो मैटर नहीं करते हैं। और कोस्ट गार्ड एसी में जितना मुझे पता है पहले करते थे, अभी नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते रहते हैं ना कि सर हमने क्लियर किया। तो मैंने आई थिंक एक स्टूडेंट से पूछा था, तो उसी का ही ये मतलब बोलना था कि सर पहले मैं देता नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम मतलब 12th के मार्क्स की वजह से, और अभी नहीं। हाँ आनंद, हाँ तुम्हें रख लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो अभी देखो हम एटमॉस्फेयर स्टार्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर होता क्या चीज़ है? तो एटमॉस्फेयर होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड, यानी कि एनवेलप होता है गैसेज का। जैसे कि हमारी अर्थ है उसके अराउंड ये एक एनवेलप बना हुआ है, इस तरह से एनवेलप बना हुआ है। एनवेलप बना हुआ है गैसेज का, ये गुबार है,
ठीक है। अब ये एनवेलप जो गैसेस का है हमारे लिए यूज़फुल कैसे है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है एनिमल्स को और ह्यूमंस को, सबको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देता है प्लांट को, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ये तो सिर्फ कुछ रोल्स हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं, अभी और भी रोल्स हमें आगे समझ में आएंगे जब हम एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स में जाएंगे तो, ठीक है। देन अगर हम बात करें एयर, अभी थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को। द एयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स मास, ठीक है। यानी कि जो एयर है वो पूरा जो अर्थ का मास है, इट इज़ एन, उसका इंटीग्रल पार्ट है। 99% यानी कि 99% जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, वो लगभग 32 किलोमीटर की अर्थ सरफेस तक की हाइट तक आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा एक मिनट देना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रट्टा मारो एकदम, ठीक है। कि 32 किलोमीटर तक हाइट तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद हुआ कि नहीं, कि ना पूरा, क्योंकि ये डायरेक्टली फैक्ट आपसे पूछेगा, ठीक है। सर जो लास्ट टेस्ट था उसमें से ज्योग्राफी क्वेश्चन हट गए थे। अच्छा हट गए थे, कैसे हट गए थे? चलो, तो 99% जो टोटल मास है वो 32 किलोमीटर तक हाइट आपको देखने को मिलेगा। अब हम इससे पहले कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आए, ठीक है, कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है क्या नहीं है, हमें जाना पड़ेगा हमारी पहली क्लास में। सबसे पहली क्लास याद हो तो मैंने कुछ गेमिंग माइक ले लीजिए। अच्छा माइक तो यार ठीक है, महंगा वाला ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ सेटिंग वेटिंग का लफड़ा है आई थिंक। याद करो हमने पहले लेक्चर में कुछ छोड़ा था, याद है आपको? हमने ये छोड़ा था एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ। जो आज हम एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन देखते हैं, जो अभी हम देखने वाले हैं, वो पहले से नहीं था। जो आज ऑक्सीजन हमें देखने को इतनी मिलती वो पहले से नहीं थी, ठीक है। तो फिर कैसे इवॉल्व हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। एवोल्यूशन जो हुआ एटमॉस्फेयर का वो सिर्फ 3 स्टेजेस में हुआ। 3 स्टेज, कितनी? 3। प्रेजेंट कॉम्पोजिशन जो है एटमॉस्फेयर का, उसमें हमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखने को मिलती है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये आज से बिलियन साल पहले। हमारी अर्थ की एज बताओ जल्दी से कितनी है? जल्दी से अर्थ की एज कमेंट में मुझे चाहिए जल्दी से। अर्थ की एज कितनी है भाई? फालतू कमेंट मत किया करो यार। सर आज के लेक्चर देख रहे हैं, पहले के लेक्चर पब्लिक नहीं होगा, क्योंकि बैच की क्लासेस चलती हैं, लाइव ही होंगे। बार बार सेम चीज़ मत बोला करो। जो टॉपिक की चीज़ें चल रही हैं उस पर जरा फोकस रहेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो एज कितनी है? 4.8 बिलियन ईयर्स एगो, या फिर 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमारी एज है अर्थ की, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हमारी अर्थ बनी थी, तो हमारे अर्थ में क्या था? हमारे अर्थ में था हाइड्रोजन, हमारी अर्थ में था हीलियम, ठीक है, मीथेन, ये सब कॉम्पोजिशन था हमारी अर्थ का, एटमॉस्फेयर का। तो फिर क्या हुआ? तो फिर सबसे पहली स्टेज में तो ये हुआ कि ये जो प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर का मतलब है जो एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल पहले से मौजूद था, उसका लॉस हुआ, वो गया यहाँ से। कैसे गया? वो सेकेंड स्टेज वो ऐसे गया, वो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ द सोलर विंड। सोलर विंड चली काफ़ी जोर की, जो सन है उसके द्वारा ये जो विंड्स चली, इनको सोलर फ्लेयर्स भी बोलते हैं, इसके द्वारा। अभी आप देखो, आपको जो मरकरी प्लैनेट है, हमने पढ़ा था बुध ग्रह, उसमें आपको एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिलेगा। इट इज़ दी ओनली प्लैनेट जहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिलता, बिकॉज वो इतना क्लोज है सन के, इट इज़ इन क्लोज विसिनिटी टू द सन, कि उसमें जो भी सोलर फ्लेयर्स आए उसने सब उड़ा डाला जो उसका एटमॉस्फेयर है। तो वही काम यहाँ पे वो हाइड्रोजन हीलियम उड़ गया। तो फिर यहाँ पर एटमॉस्फेयर आया कैसे? जो आज का एटमॉस्फेयर है वो तो उड़ गया हाइड्रोजन हीलियम। तो ये और नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आए? तो ये आए सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में हुआ ये कि अंदर, अर्थ के अंदर से कुछ निकला। वो क्या निकला? अर्थ के अंदर से क्या निकलेगा? अर्थ के अंदर से लावा निकलेगा, अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा। तो वो जो लावा है वो हम पढ़ चुके हैं कि वोल्केनो से निकलता है। और वोल्केनिज्म जो प्रोसेस हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी जो हुई हमारी अर्थ सरफेस पे, उसकी वजह से अंदर से मैग्मा, लावा तो निकला ही, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्मा या लावा के साथ साथ और भी चीज़ें निकलती हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्री निकलता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलते हैं, सल्फर कंपाउंड्स निकलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें निकली,
जैसे वाटर वेपर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीज़ें जब निकली हमारे किससे, अर्थ के इंटीरियर से, और इस प्रोसेस को डीगैसिंग बोलते हैं। गैस का निकलना, गैस की आउटपोरिंग होना फ्रॉम द अर्थ का इंटीरियर, दैट इज कॉल्ड एज डीगैसिंग। अब ये जब निकली तो क्या हुआ, तो साइनोबैक्टीरिया लोग सबसे पहली फॉर्म ऑफ लाइफ थे। एकदम सिंपल होता ना साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि आई थिंक सर ने पढ़ाया होगा आपको बायोलॉजी में कि ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो वो सबसे पहले इवॉल्व हुए और उन्होंने ऑक्सीजन को डालना शुरू किया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन को डालना शुरू किया हमारे कहाँ पर, हमारे एटमॉस्फेयर में, और धीरे धीरे यहीं से लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई। और यही है हमारा तीसरा फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा मॉडिफिकेशन जो लिविंग वर्ल्ड का हुआ, कैसे हुआ मैंने बताया। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट करी, और कब ओरिजिनेट करी कमेंट में लिख के बताओ। ये हमने पहले ही क्लास के उसमें किया था, एक एमसीक्यू आया था जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू करते हैं, कितने साल पहले यहाँ पर लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई। तो जो लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ आई, साइनोबैक्टीरिया आया, उसने ऑक्सीजन डालना शुरू किया, और धीरे 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 वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती गईं। क्लियर थी चीज़ कि जिस तरह से पहले वाटर वेपर वगैरह अंदर से निकला, अर्थ हमारी कूल हुई तो वो वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट किया। बाकी यहाँ पर ये लिखा है कि जो फिर उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हुआ, काफ़ी बारिश हुई, और बारिश की वजह से क्या हुआ, लगभग 500 मिलियन साल पहले जो हमारे हल्के से डिप्रेशन थे, गड्ढे थे, वहाँ पर पानी भरना शुरू हुआ, जिसकी वजह से हमारे महासागर यानी ओशंस क्रिएट हुए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ये सब जो देखते हैं ये कैसे हैं, ये डिप्रेशन में है, हल्के से गड्ढे में। और यहाँ पर जब जो बहुत भयंकर रेनफॉल हुई, हमारा जब अर्थ बना था, एवोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हुआ एटमॉस्फेयर का, उस समय की ये बात है। ठीक है, 3.7 कोई 3.8, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ, सम टाइम्स अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगैन टू इवॉल्व। तो 3800 मिलियन का मतलब 3.8 बिलियन, क्योंकि 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। तो 3.8 बिलियन साल पहले लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई। हाउएवर 2.5 से लेकर 3 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व्ड। यानी फोटोसिंथेसिस जो का एवोल्यूशन हुआ वो लगभग हम 2.5 से 3 बिलियन में ट्रैक कर सकते हैं। ये क्या है, लाइफ बिगैन टू इवॉल्व का मतलब है 3.8, मतलब वो जो सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है, साइनोबैक्टीरिया, वो सब, इतना भयंकर फोटोसिंथेसिस कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, जो कि लगभग 3 बिलियन साल पहले आप बोल सकते हो स्टार्ट हुआ। समझ आती है इतनी बात? ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, लास्ट फेज क्या था, लास्ट फेज था आपका जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हुआ, मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड हुआ। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, टू समराइज, जो हमने यहाँ से, जो हमने हमारा पहला लेक्चर था, जो हमने चीज़ें छोड़ी, उससे हमें क्या अभी के लिए याद करनी है, हमें एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर को हमने समझा कि जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, जो हमारा आज का वायुमंडल है, इसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, और कुछ फैक्ट हमने जाने इसमें। तो किस तरह से हुआ, पहला स्टेज क्या था, पहला स्टेज था जिसमें कि सोलर फ्लेयर्स ने क्या किया, सोलर फ्लेयर्स ने या फिर सोलर विंड्स ने जो प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर है उसको हटा दिया। इन्होंने क्या किया, लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पहले से एटमॉस्फेयर था। प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब, एक सेकेंड, इसका मतलब ये है कि जिसमें कि हाइड्रोजन था, जिसमें कि हीलियम था, जिसमें कि मीथेन था। तो ये एटमॉस्फेयर, ये गैसेस तो लाइफ को एग्जिस्ट नहीं करवा सकती हैं कभी भी। ठीक है, तो इसका जाना ज़रूरी था, जो कि पहली स्टेज में गया। कैसे गया, सोलर विंड्स कैसे गया। दूसरे में क्या हुआ, अंदर से गैसेस का निकलना शुरू हुआ, जिसको बोलते हैं डी गैसिंग, जिसमें कि आउट पोरिंग ऑफ गैसेस हुआ, जिसमें कि क्या हुआ, अरे यार, ठीक है, जिसमें कि क्या हुआ, आउट पोरिंग ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का निकलना शुरू हुआ। सर मैसेज पढ़े में अभिजीत कुमार, क्या हो गया भैया, ये हैं, ये दिल दाल क्या सब बना डाल रहे उतनी देर से। हम तुमको स्टेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर लिखने के लिए बोले हैं, कमेंट में लिखो ताकि वो याद हो, लेकिन तुम जाने क्या दिल विल बना डाल रहे उसमें। ठीक है, तो आउट पोरिंग ऑफ गैसेस हुआ, गैसेस निकली। अब ये गैसेस कौन सी गैसेस निकली, किस तरह की गैसेस निकली, तो गैसेस निकली जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ठीक है, नाइट्रोजन निकली, सल्फर निकली। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एवोल्यूशन ऑफ जो एटमॉस्फेयर उसको स्टार्ट किया। ठीक है, और लास्ट स्टेज में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड, फोटोसिंथेसिस, बस मैं लिख रहा हूँ। ठीक है,
वैसे अगर पूरा है तो मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुआ 3 बिलियन साल पहले। आपको पता है 3.8 बिलियन साल पहले लाइफ इवॉल्व हुई, और 3 बिलियन से 2.5 बिलियन के बीच में लगभग आप बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुआ। आई होप इतना क्लियर है। क्लियर है तो ये क्वेश्चन करिए। ये छोड़ा था ना हमने, ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। कौन सा संबंधित नहीं है फॉर्मेशन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर? जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से भाई पार्टिसिपेशन दिखाइए प्लीज। सर एवोल्यूशन के पहले भी ये गैसेस होती थी, अर्थ के इंटीरियर में होती थी कबीर शर्मा जी, लेकिन वो अर्थ के इंटीरियर से निकली नहीं थी तब, तो हाइड्रोजन हीलियम ही था। और ये सिर्फ हमारे अर्थ की कहानी नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन हीलियम थी, वो सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की कहानी है। बी आंसर है, बिल्कुल सही है। डिफरेंशिएशन का लेना देना इससे नहीं है कुछ भी, ठीक है। सोलर विंड्स का हमने देखा, लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर में रोल था इनका, गैसेस के आउटपोरिंग में रोल था इनका, मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड में रोल था। अब आ जाते हैं हम अपने एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में, क्लाइमेट वाली यूनिट पे, ठीक। चलिए तो आगे हम यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, एनवेलप ऑफ गैसेस होता है 32 किलोमीटर तक हाइट तक, 99% ऑफ जो मास है वो रहता है। देन अभी आते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर की हाइट तक जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी में रहता है। मतलब 120 किलोमीटर की हाइट के बाद बोल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, तो ये भी फैक्ट याद करना है, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर्स, तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे आप, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपको वाटर वेपर 90 किलोमीटर तक की हाइट में देखने को मिलेंगे। ये क्या है कि डायरेक्टली पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 120 है या 90 है, इसके लिए कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये है हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट कॉम्पोजिशन, परसेंटेज बाई वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो वो इस तरह से लिख दे परसेंटेज बाई मास, तो भी ये कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो ही सकता है ना। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम है ये, जिसमें कि ठीक है, नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो 78% है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन 21%। ये आप में से काफ़ी लोगों को रटा होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता है रटना है, इसको रट्टा मारना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.02, हीलियम 0.0005, क्रिप्टो 0.001, जीनॉन, ठीक है, ये तो बहुत ही कम है, और हाइड्रोजन ये सबसे कम है। तो आपको ये क्या पूरा ऑर्डर याद करना है सबका? बिल्कुल, ठीक है। इनके तो आपको परसेंटेज तक याद होने चाहिए, इन जो टॉप के 4-5 हैं, और बाकी ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से एक सेकेंड, आप अगर यहाँ पर देखें ऑर्डर किसका, जो हमारी ये इनर्ट गैसेज हैं, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है। हाइड्रोजन तो खैर इनर्ट गैस नहीं है। इनमें अगर आप देखो तो सबसे पहले किसको आप रखोगे? अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो नियॉन आएगा, देन आपका क्रिप्टॉन आएगा, ठीक है, देन हीलियम आएगी आपकी, ठीक है, देन आपका आएगा जेनॉन। तो ये इस तरह से याद कर सकते हो, नेहा करीना ही जीती रहना, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, नेहा करीना ही जीती रहना, इस तरह से आप चाहें तो याद रख सकते हैं इसको। बाकी तो ये तो रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए ना। तो चलो जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, और ऑर्गन कितना, और CO2 कितना, जल्दी से बताओ, फिर मैं एक बार और पूछूंगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना? 78, ऑक्सीजन कितना लिखो जल्दी से कमेंट में, 21, ऑर्गन कितना 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, ठीक है, याद रहेगा इतना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देन गैसेस पे आते हैं। तो गैसेस इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या? कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये बोल रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, लेकिन ओपेक है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब हमको समझाते हैं है क्या चीज़ ये, ठीक है। तो है ये चीज़ कि जो हमारे ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाके का मतलब अब पोल्स की तरफ जाओगे ना तो वो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे है क्या कि एक तो जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो सन की स्लैंटिंग रेज जाती हैं, यानी कि डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं, सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, तो ठंडक रहती है। तो आपको पता होगा, यानी कि सूरज की किरणें यहाँ उतनी पड़ती नहीं, उतनी मतलब हीट रिसीव होती नहीं है। अब हीट रिसीव होती नहीं है,
अब है होता ये है कि जो हमारी अर्थ है वो हीट रिसीव करती है दिन के समय और रात के समय उस हीट को रिलीज कर देती है। अब सोचो एक तो हीट कम आ रही पोलर एरियाज में, वो भी सब चली जाएगी तो लाइफ तो फिर एग्जिस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लाइफ में ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट सब कुछ आते हैं। तो फिर क्या हुआ, ग्रीन हाउस बनाए गए। ग्रीन हाउस में क्या किया गया, ग्रीन हाउस में ये किया गया जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे यहाँ लगे हैं, ठीक है, तो इस तरह से एक शील्ड बना दी गई, एक ग्लास लगा दिया गया। वो ऐसा स्पेशल ग्लास था जो कि लाइट को आने तो देगा, सनलाइट को, लेकिन उसको जाने नहीं देगा, उसको ट्रैप कर लेगा। इसी फिनोमिना को बोलते हैं ग्रीन हाउस। इसी फिनोमिना को बोलते हैं ग्रीन हाउस, जहाँ पे लाइट आती तो है लेकिन जाती नहीं है, जा नहीं पाती है। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा यार कितना अच्छा है ना, ये तो लाइफ सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल अच्छा है ग्रीन हाउस। लेकिन आप इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में सुनते रहते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसा लगता है कुछ गलत है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा हमारी अर्थ सरफेस में तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कि अगर हीट रहे ही ना एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, आइस एज हो जाएगी, एकदम बर्फ ही बर्फ होगी, तो फिर लाइफ कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, पेड़ पौधे कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे, ह्यूमंस एनिमल्स कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे। अगर बर्फ ही बर्फ हो जाएगी तो हीट को तो ट्रैप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हीट आ रही है। तो उनको जो उस हीट को जो ट्रैप करती हैं गैसेस, उन्हीं को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, उन्हीं को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अगेन आपने तो ये हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेस को, लेकिन अगेन ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। जिसमें से एक आपको यहाँ पर अभी जिसके बारे में बता रहा था, CO2। CO2 के बारे में वो ये बोल रहा था कि दे आर ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम इंसोलेशन बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, ठीक है। एंड दे आर ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है कि उसको रोक लेते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि आर पार, ओपेक का मतलब आर पार नहीं, उसको रोक लिया, ठीक है। तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसके लिए ओपेक होते हैं। अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या चीज़ होती है, तो जिस तरह से जो सनलाइट आती है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। उसी तरह से जो सनलाइट जाती है, जो अभी मैंने आपको बताया कि दिन के समय आती है तो उसको इंसोलेशन, रात के समय हीट रिलीज होती है उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। तो हीट को आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती है। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर CO2 के बारे में। अब ऐसा होता क्यों है, होता ऐसा क्यों है, क्योंकि ध्यान रखना कि जो इंसोलेशन होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये होता है आपका शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो रिफ्लेक्ट बैक करता है रात के समय, ये आपका लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होता है, ये लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट है इंसोलेशन के लिए और ओपेक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। यहां तक आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसी को यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है, क्लियर है। समझ गया मालिक, समझ गया ना। परसेंटेज भी बता देते हैं, या तो पहले ये पढ़ा दें, बताओ पहले पढ़ा देते हैं वाटर वेपर के बारे में, तब परसेंटेज लिखवाएंगे, अभी नहीं, ठीक है, परसेंटेज भी लिखवाएंगे। तो देन उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप समझ गए, ठीक है। वॉल्यूम बाकी गैसेस का तो कांस्टेंट है, लेकिन CO2 राइज कर रहा है। अब दिक्कत वो इसी बात की है, CO2 राइज कर रहा है, जितना CO2 होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा CO2 हमने डाल दिया है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड। तो उसकी वजह से CO2 इतनी ज़्यादा हो गई है कि हीट को बहुत ज़्यादा ट्रैप किया जा रहा है। CO2 तो नहीं ट्रैप कर रहा है, लेकिन हमने CO2 ज़्यादा कर दिया है, तो हीट ज़्यादा ट्रैप हो रही है। हीट ज़्यादा ट्रैप हो रही है तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। कि हमारे अर्थ के जो अर्थ एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। सिंपल। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने क्या पापा 2 क्लासेस
अच्छा, पेपर 2 क्लासेस, ओके, पेपर 2 क्लासेस। प्रियंका जी, पेपर 2 का क्लासेस का आपको सैटरडे संडे को पता चल जाएगा, कल या परसों में, ठीक है। तो ओजोन की अगर बात करेंगे तो ओजोन 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की हाइट में देखने को मिलती है। ये अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो अल्ट्रावायलेट रेस से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो। तो ओजोन लेयर क्या करती हैं, उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अभी आगे और पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है। वाटर वेपर की बात करेंगे तो ये भी वेरिएबल गैस है। ये ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होती है, यानी कि जैसे वो ऊपर जाओगे तो वाटर वेपर कम होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, ये सीधा आपसे लिख के पूछेगा कि वाटर वेपर का क्या होता है एटमॉस्फेयर, मतलब इंक्रीजिंग हाइट के साथ। देन बात करेंगे वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज विद फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अगेन 2 स्टेटमेंट बन सकते हैं कि नहीं, पोटेंशियल स्टेटमेंट, कि मैं लिख दूँ वाटर वेपर इंक्रीजेज विद हाइट, गलत होगा। डिक्रीजेज विद हाइट एंड इट इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, अगेन गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। अब क्यों डिक्रीज करता है? वाटर वेपर होता क्या है? वाटर वेपर होता क्या है? तो जितना ज़्यादा पानी होगा उतना, और उसमें जो हीट पड़ेगी वही वाटर वेपर बन जाएगा। तो पानी का होना और हीट का होना, गर्मी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो अब बताओ गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ेगी, इक्वेटर में कि पोल्स में? अब मुझे पता है मैंने इक्वेटर पोल्स आपको पढ़ाया नहीं, जो कि मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, बट फिर भी आपको पता है इक्वेटर मतलब ये और पोल्स मतलब यहाँ पर। नहीं पता है तो ठीक है, कल आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इक्वेटर में ज़्यादा होगा हीट, उसके ऐसे इक्वेटर में ज़्यादा होगा आपका वाटर वेपर, और धीरे धीरे डिक्रीज होगा पोल्स की तरफ। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर, ये भी याद रखेंगे, जिस तरह से अभी सवाल बना था, अगर आपको याद हो इसी बार के उसमें। एंड दैट वॉज व्हाट, कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन है दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी या फिर इंस्टेबिलिटी, ऐसा करके था। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। सर ओनली डिजिटल नोट्स प्लस कुछ बैच ले आओ, अच्छा चलो अभी इस पे आते हैं। तो हाँ, मुझे आपको परसेंटेज लिखवाना था कि हाँ, ये जो आपका वाटर वेपर है ना, ध्यान रखना, ये भी क्या करता है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड की तरह काम करता है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह काम करता है भाई, ठीक है। यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ओपेक है टेरेस्ट्रियल के लिए। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। अब जरा कॉम्पोजिशन लिख लेंगे, कॉम्पोजिशन लिखेंगे गैसेस का, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका कॉम्पोजिशन इन द एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर, ठीक। तो कॉम्पोजिशन में सबसे पहले तो आ जाएगा वाटर वेपर। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा होता है लगभग, ठीक है, कितना, 95%, ठीक है। देन उसके बाद आपका, मतलब तुम ऑर्डर ही लिख लो, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। पहले ऑर्डर लिख लो, वाटर वेपर, देन आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड, देन आती है आपकी मीथेन। तो ये होता है ऑर्डर, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर ग्रीन हाउस गैसेस का ऑर्डर पूछेगा तो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन। दिस इज़ दी ऑर्डर, याद रहेगा आपको। ठीक, क्लियर है तक। और मीथेन के बाद अगर पूछ लेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। देन अभी आते हैं, सर आई हैव डाउट दैट सनराइज फ्रॉम ईस्ट व्हाट इज टुडे, क्या, yesterday I saw moon and sun are at same portion। कब देख लिया भाई तुमने ऐसा? क्यों? वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी। हिंदी में PDF अवेलेबल नहीं मिल पाएगी यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और अभी आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में। ये जो मैंने रंग बिरंगा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये रंग बिरंगा कार्यक्रम आखिरी में देखेंगे। अभी तो यहाँ पर आइए पिक्चर में, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर की पिक्चर है इसको देखेंगे, बिकॉज ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये हम बाद में देखेंगे, एकदम लास्ट में, ठीक है। छोटा सा लेक्चर, इसके बाद MCQs हैं। आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा ही है, तो आराम से बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि जल्दी फल्दी मौके मिलते नहीं हैं आपको, है ना। ये छोटा लेक्चर हो। तो सबसे पहले तो हमारी अर्थ के जो सबसे नज़दीकी लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पहाड़ वहाड़ देख रहे हैं, ये ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे मैदान होंगे। तो यानी इंसान किस लेयर में रहता है? ट्रोपोस्फियर में। बस तुम्हें सुनना है बस, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी सब नोट्स में तो मिलता ही आपको, है ना।
जो है रिटर्न नोट से। तो ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है, जितने भी मौसमी घटनाएं वो हो रही हैं, ठीक है। ट्रोपोस का मतलब ही क्या होता है, ट्रोपोस का मतलब ही होता है व्हाट, रीजन ऑफ मिक्सिंग, जहाँ पे गैसेस की मिक्सिंग हो रही है, रीजन ऑफ मिक्सिंग, तो इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। अब होता क्या है, होता यह है कि ट्रोपोस्फियर में ऊपर जब हम जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इसी की वजह से क्या होता है, इसी चीज़ को हम बोल देते हैं लैप्स रेट, घटने की दर बोल देते हैं। और ये लैप्स रेट है कितना, 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस जो है गिरावट देखने को मिलती है, 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलती है, उसको लैप्स रेट बोलते हैं। अब मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा, जब सवाल करवाऊंगा ना तो आप में से मैक्सिमम लोग गलत करने वाले हैं, तो मैं फिर से सब शब्द फिर से रिपीट कर रहा हूँ तुमको कॉशियस करने के बाद, ठीक है। क्या फालतू यार स्पैम करते रहते कुछ लोग ये, ठीक है। तो आपका 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो लैप्स रेट में मैं क्या आपको नोटिस करने को बोल रहा हूँ कि लैप्स रेट का मतलब होता है टेम्परेचर में गिरावट विद हाइट। अब ये शब्द पकड़ के रखना, मेरे जब सवाल एक कराऊंगा ना तो इन शब्द को फिर से मैं वहाँ खींच के लाऊंगा, ठीक, ध्यान रखना। रीजन ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं, और यहीं पे जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, वो यहीं होते हैं। समझ में आती है बात। अब ट्रोपोस्फियर के साथ है क्या ना, कि जैसे ये अर्थ है हमारी, मान लो, ठीक है, अर्थ है, ये है इक्वेटर, इक्वेटर जहाँ बहुत हीट पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। तो ट्रोपोस्फियर के साथ कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह की ट्रोपोस्फियर, मतलब ये है कि ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है, जहाँ तक जाती है ट्रोपोस्फियर, वो इक्वेटर्स पे ज़्यादा है, पोल्स पे कम है, पोल्स पे कम है, पोल्स पे, और ऐसा क्यों है वो भी जानेंगे। पोल्स पे सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। वहीं इक्वेटर में जब हम बात करते हैं तो 18 किलोमीटर है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्वेटर पे हीट ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो कन्वेक्शन सेल ज़्यादा डेवलप होंगे, ऊपर तक हीट ट्रांसफ़र होगा, ऊपर तक हीट ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए ट्रोपोपॉज, इसलिए ट्रोपोपॉज ऊपर तक होगी। सर ट्रोपोपॉज क्या होती है, तो ट्रोपोपॉज वो होती है जहाँ से ट्रोपोस्फियर ख़त्म होती है, जहाँ से ट्रोपोस्फियर ख़त्म होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। समझ में आई ये बात। तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये क्या कहलाएगी, ट्रोपोपॉज कहलाएगी। अच्छा, 8 है पोल पे, 18 है इक्वेटर पे। तो अगर तुमसे पूछ लेगा बताओ एवरेज कितना है, तो एवरेज जो निकल के आएगा दैट वुड बी 8 और 18 का एवरेज 13 किलोमीटर। समझ में आई बात इतनी सभी को, ठीक, क्लियर। तो जितने भी मौसमी घटनाएं हैं, बारिश वारिश, सब ये यहीं पे होगी। टेम्परेचर घटता है, कितना थिकनेस है, वो सब ने देख लिया। अब हम ट्रोपोपॉज के ऊपर ट्रैक करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर को, समताप मंडल हिंदी में बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जितने भी विमान वगैरह हैं, जेट वगैरह, वो फ्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेदर फिनोमिना है, यानी बादल है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर की जो मतलब निचला वाला पार्ट है वहाँ तक। अच्छा सर, ये तो एवरेज 13 किलोमीटर तक है ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक है, ये लगभग लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन 50 तक लिखा है, 50 किलोमीटर तक है, लगभग 50 किलोमीटर तक जाएगा। हम ओजोन लेयर की अभी बात कर रहे थे, ओजोन यहीं पे देखने को मिलती है। ओजोन जो है हमें लगभग 35 किलोमीटर की हाइट में देखने को मिलती है, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो, और यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर में आ जाएगी ना, तो वो हानिकारक है हमारे लिए, बहुत बेकार है। वो स्ट्रेटोस्फियर ऊपर ही रहने चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, कहावत है, घर की बहू, मतलब गलत कहावत है वो तो, खैर कि घर की बहू मतलब क्या, ऐसा है ना कि घर की बहू 4 दीवारी में अच्छी लगती है ना, इस तरह से कुछ कहावत हो, तो खैर गलत कहावत है, बिल्कुल ही गलत कहावत है। लेकिन उसी तरह तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में ही अच्छी लगती है। स्ट्रेटोस्फियर की अगर बात करेंगे तो ऊपर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा, ओजोन की अगर बात चल रही है तो थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं ओजोन लेयर, ओजोन के बारे में।
ठीक है। ओजोन, ओजोन डे हम कब मनाते हैं? ओजोन की थिकनेस को किससे मेजर किया जाता है? वैसे तो कन्वेंशन प्रोटोकॉल हम लास्ट में पढ़ेंगे ज़रूर, आप याद मुझे दिलाना अगर मैं भूल जाऊँ तो, लेकिन फिर भी कौन सा हमारा प्रोटोकॉल हुआ था? टू फेज आउट प्रोटोकॉल, टू फेज आउट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं ओजोन के लिए। और ओजोन को लेके एक और प्रोटोकॉल भी हुआ था, एक और ओजोन को अलग से, ठीक है। हाँ, तुरंत गलत सेंस में लेते हो तुम लोग, है ना। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। थिकनेस मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में, और प्रोटोकॉल है आपका फेज आउट CFCs मॉन्ट्रियल 1987 में हुआ था, 16 सितंबर के दिन ही हुआ था, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसी में अमेंडमेंट हुआ था जिसको किगाली अमेंडमेंट बोलते हैं, किगाली अमेंडमेंट। जहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर क्योंकि CFC तो फेज़ आउट हो गए थे, इनका ऑल्टरनेटिव आ गया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो उनको फेज़ आउट करने के लिए उसमें अमेंडमेंट किया गया था। एक कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है ओजोन से रिलेटेड है, वो कन्वेंशन वो क्या है? कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन, ठीक है। वियना कब हुआ था? 1988 में, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर? पता नहीं, पता है माइक में बहुत माइन्यूट सा करंट भी आता है ये, आई डोंट नो कि क्यों आता है, पता नहीं। आई थिंक कोई तार वार होगा जो हट के मतलब बॉडी से टच कर रहा होगा, आई थिंक, पता नहीं, बहुत हल्का सा ऐसा माइन्यूट सा करंट आता है। आई लाइक इट। याद आया कुछ? नहीं आया होगा, चलो खैर। तो स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ओजोन के बारे में पढ़ा। अभी आता है मेसोस्फीयर में। तो मेसोस्फीयर में क्या होता है? मेसोस्फीयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर फिर से घटेगा, टेम्परेचर चपक मत जाना। हाँ भाई, इतना जोर का नहीं कि चपक जाए। सर योर दी करंट, अच्छा डीजे जैसा आ रहा है वॉइस, क्या बात कर रहा हूँ? वॉइस सही नहीं आ रहा है क्या? डीजे जैसा आ रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। बात कर रहा हूँ, वॉइस सही नहीं आ रहा है क्या? तो हाइड्रोजन हीलियम ही था, और ये सिर्फ हमारे अर्थ की, ठीक तो है, कहानी नहीं है कि उसमें, ठीक तो है वॉइस। डीजे परमार। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है। ये सबसे ठंडी लेयर होती है ये, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। तो ये फैक्ट याद रखना है कि इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। देन जो हमारे मेटियोराइट्स होते हैं, ठीक है, मेटियोराइट्स दे बर्न अप हियर। मेटियोराइट्स हमने पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, तो मेटियोराइट्स बर्न हो जाते हैं इसी लेयर में, ठीक है, मेसोस्फीयर में। बस और तो कुछ याद नहीं करना। सबसे ठंडी है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, मेटियोराइट बर्न होता है। थर्मोस्फीयर पे आते हैं। थर्मोस्फीयर में क्या होता है? थर्मोस्फीयर में इस तरह से आयंस देखने को मिलते हैं, आयंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आयोनोस्फीयर। ये क्या करता है? ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर करके भेजता है, ठीक है। मेसोस्फीयर की अगर बात करेंगे तो लगभग 85 किलोमीटर तक होगा, और उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा थर्मोस्फीयर। जिस तरह इसको हमने ट्रोपोपॉज बोला था, उसी तरह जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होती है और मेसोस्फीयर शुरू होती है, उसको हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, मीजोपॉज बोलते हैं, थर्मोपॉज बोलते हैं। देन एक्सोस्फीयर है, और उसके बियॉन्ड आ जाती है कर्मन लाइन। पूछेगा कर्मन लाइन क्या होती है, तो कर्मन लाइन होती है आपकी जहाँ से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर ख़त्म और बाकी की चीज़ें शुरू हो जाती हैं एक्सोस्फीयर, तो उसको हम कर्मन लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? माइक अर्थिंग मांग रहा है, अच्छा। चलो भाई, तो अभी आते हैं जो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। डेंसिटी इज़ हाईएस्ट नियर, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की,
वो डिक्रीज करती है वो विद हाइट, वो सबसे नीचे सबसे ज़्यादा होगी और ऊपर जाते 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 ऑल्टीट्यूड में हाइट में वो डिक्रीज करने लगेगी। हम इसको 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, सीधा वो पूछ लेगा 4 5 6 इस तरह से, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। कई लोग क्या होते हैं कि भाई वो एक्सोस्फियर को लेयर कंसिडर नहीं करेंगे तो 4 टिक करके चले आएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ जो लिखा हुआ है वही आपका यूपीएससी भी मानने वाला है, एंड दैट इज़ कि 5 डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, एनोस और एक्सोस। उसके बियॉन्ड करमान लाइन आ जाती है। ठीक है, ट्रोपोपोस 13 किलोमीटर एवरेज हाइट होती है, 8 किलोमीटर पोल्स पे, 18 इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि हीट बड़े ऊपर तक ट्रांसपोर्ट होके आती है कन्वेक्शनल करंट की वजह से। कहाँ पर? इक्वेटर में। ये हमने पढ़ा था। ठीक, 1 डिग्री सेल्सियस घटता है 165 मीटर में, इसको बोलते हैं लैप्स रेट। एंड रिमेंबर गाइस, दिस इज पॉजिटिव लैप्स रेट, दिस इज पॉजिटिव लैप्स रेट, यू विल नोट दिस डाउन, ये पॉजिटिव लैप्स रेट होता है। देन जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर, जहाँ से ट्रोपोस्फियर खत्म स्ट्रेटोस्फियर शुरू, उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर में, और पोल्स में -45 डिग्री सेल्सियस। यानी इक्वेटर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पोल्स पे कम पड़ती है। तो उस लॉजिक से तो तुम्हें लगेगा ट्रोपोपॉज पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा, ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर इक्वेटर पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पोल्स पे कम होगा। लेकिन ये उल्टा हो गया यहाँ पे ट्रोपोपॉज के केस में। ट्रोपोपॉज में जब हम आते हैं तो -80 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वेटर पे, पोल्स पे सिर्फ -45 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट आधा। ये भूलेंगे नहीं, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कॉन्स्टेंट रहता है ट्रोपोपॉज पे। अब वो क्या लिख देगा? वेरिएबल यहाँ पर। ठीक है, याद रहेगा ये 80 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस वाला फैक्ट। स्ट्रेटोस्फियर की अगर बात करेंगे तो अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर तक है ये। ओजोन लेयर देखने को मिलती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है। मेसोस्फियर और जितने भी जेट प्लेन वगैरह सब फ्लाई होते हैं वो यहीं पे होते हैं। मेसोस्फियर में आए तो एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर तक हाइट तक जाता है ये। टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के साथ और रीचेस अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर तक। हमें पता है कि 80-85 मतलब मीजोपॉज आ चुका है, मेसोस्फियर का अंत आ चुका है। तो मतलब ये है कि मीजोपॉज के आसपास -100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ट्रोपोपॉज में बताओ जरा कितना था? -80 था इक्वेटर पे और -45 था पोल्स पे। स्ट्रेटोस्फियर का उसने हमसे चर्चा किया नहीं है टेम्परेचर का। ठीक है, तो जितना हमसे चर्चा किया उतना हम रटेंगे उसको। तो -100 डिग्री सेल्सियस कहाँ है? मीजोपॉज में। ठीक, देन अगर बात करेंगे आयोनोस्फियर, ये आयोनोस्फियर क्या है? तो कुछ नहीं, जो थर्मोस्फियर है उसी को बोल देते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हुई हैं जो मैंने आपको लिखवाई थी, जो आपको नोट्स में मिलेंगी। दैट इज मेट्योराइट बर्न अप एयर, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। मेट्योराइट्स बर्न अप एयर एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। फैक्ट नहीं लिखे हुए यहाँ पे। द आयोनोस्फियर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मीजोपॉज। तो मीजोपॉज मतलब जहाँ से मेसोस्फियर खत्म, वो 80 किलोमीटर ही तो था, 80-85 ने बताया था, और 80 से लेकर 400 तक जाता है तुम्हारा क्या? आयोनोस्फियर। ठीक है, नहीं थर्मोस्फियर। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिनको आयंस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आयोनोस्फियर है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, यानी कि जो अर्थ सरफेस से रेडियो वेव भेजी जाती हैं वो टकरा के यहीं से वापस आती हैं। टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करता है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। ठीक है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह से हो रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है। एक्सोस्फियर की ऐसा कोई चर्चा करी नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पर वही है कि उसके ऊपर बस एक्सोस्फियर है। दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट दिस लेयर। ठीक है, तो बस एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ये तो खैर हम आगे देखेंगे। अब सवालों पे आ जाते हैं। 5 सवालों के उत्तर दीजिए। पहले तो ये 3 के दीजिए जल्दी से, जल्दी से। आंसर चाहिए, ऐसा नहीं कि अच्छा खत्म हो गया, चलो चलो भैया चलते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। वो भी तो बैठी होंगी, नाच रही होंगी बेचारी हैं, याद में बैठी होंगी कि भाई कोई देखने नहीं आ रहा है, तो देखना तो पड़ेगा ना हमें। क्यों? काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि नहीं? तुम में से कितने लोग हैं जिनको ये फीलिंग आती है कि यार बताओ फालतू में वो कंटेंट डाल रही होंगी? इंस्टाग्राम पे डालती ही है, डालते तो काफ़ी कम ही है कंटेंट। क्यों? इंस्टाग्राम को तो ना जाने क्या बना रखा है यार इन लोगों ने। मतलब जैसे कभी कभी मैं देख लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी मैं, मतलब अकाउंट है अपना भी इंस्टाग्राम पे जो परमार एकेडमी का है, तो देख लेता हूँ भाई कौन कौन सी मीम डली है। ठीक है, कौन कौन से मीम बना के मैं कुछ बनाता रहता हूँ, कुछ हमारे एडमिन जी डालते रहते हैं, तो
फिर देखता हूँ यार ये तो क्या सब कुछ हो रखा है। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन जल्दी से लिखो कितना परसेंटेज है? 21% है, ऑर्गन 0.9% है, ये 0.036% है। एटमॉस्फेयर लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स इज, तो कौन सी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। सी सॉल्ट, पॉलन, एश, स्मोक, सूट, फाइन सॉइल, दीज आर एसोसिएटेड विथ। तो ये किससे एसोसिएटेड है? सी सॉल्ट। अच्छा, एक कंपोनेंट हमने छोड़ दिया, दैट इज डस्ट पार्टिकल वाला, इसी वजह से। ओके ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं। एटमॉस्फेयर हैज अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, जो डिफरेंट सोर्सेज से ओरिजिनेट हो सकते हैं, जैसे सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मूथ सूट, ऐश, पॉलन, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेट पार्टिकल्स ऑफ मेटियोर। तो यहाँ से ये डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं जो कि एक तरह के हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई होते हैं। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कंडेंसेशन के बीच में, हम कोहरे के बारे में पढ़ेंगे, कुआसा के बारे में पढ़ेंगे, रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, तब ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई का जिक्र करूँगा मैं। तो ये मत बोलना कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई क्या होती है ये चीज़, तो ये कुछ और नहीं होती। जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं या स्मोक पार्टिकल होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल होते हैं, उन्हीं को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई बोलते हैं, जिसके अराउंड वाटर वेपर खुद को जमा लेता है, जिसके अराउंड वाटर वेपर खुद को कंडेंस कर लेता है। अब जो कोहरा है जैसे, ठीक है, तो वो क्या है? वो है आपको वाटर ड्रॉपलेट है छोटी छोटी, जो कि एक किसी स्मॉल पार्टिकल में, यूजुअली डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, दिल्ली जैसे जगहों में स्मोक पार्टिकल होता है, ठीक है, तो उसमें वो कंडेंस हो गई होती हैं, उसके अराउंड कंडेंस हो गई होती हैं, तो उनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई बोलते हैं, ध्यान रहेगा। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई विंड इन कंपैरिजन टू इक्वेटर एंड पोलर रीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या रट्टा मार लेना इसका, ठीक है, आ गया ना तो काफ़ी लोग गलत करने वाले हैं इसको, कि डस्ट पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन कहाँ देखने को मिलेगा? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। अब ये क्या है? अगर पता है तो बता देता हूँ, नहीं पता है तो हम कल सीखेंगे सब कुछ। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन का मतलब है लगभग 30 से लेकर आप 40 डिग्री का या फिर 50 डिग्री का, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा एरिया है ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू। आज तो बारिश हुई सुबह में, अच्छा यहाँ पे माहौल थोड़ा बारिश वाला ही है आज। तो आंसर क्या हो जाएगा? डस्ट पार्टिकल्स। ऑक्सीजन गैस इज ए नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कितनी हाइट पे जो ऑक्सीजन गैस है वो एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम ना के बराबर है। 150 किलोमीटर, 100, 90, 120, 120। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक टू आउटगोइंग रेडिएशन। आती तो है, जा नहीं पाती है, CO2, तो इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी और क्वेश्चंस करते हैं यूपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ, किस में? मेसोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, कहाँ पे? तो मेसोस्फीयर की अगर बात करेंगे तो इसमें तो डिक्रीज करता है, इसमें इंक्रीज पूछा है। स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज करता है, मेसोस्फीयर में अगेन डिक्रीज करता है। स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज करता है। विच अमंग द फॉलोइंग, और क्वेश्चन का नंबर लिख के आंसर किया करो। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट इन परसेंटेज बाई वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। तो लीस्ट है, सबसे कम है, कौन सी है सबसे कम? याद करो, सबसे नीचे थे 0.00005, हाइड्रोजन थी ना। ऑर्गन तो 0.9% थी, देख लो, आ जाओ, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एंड दैट इज़ कि हाइड्रोजन आपका 0.00005, ठीक है, जिनॉन 0.00009 है कि नहीं, तो हाइड्रोजन सबसे कम है, देन आपका जिनॉन आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। कितने इसमें कॉम्बिनेशन सही हैं ये पूछ रहा है आपसे। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लैब स्टेट इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेरिक रीजन, और यू हैव टू टेल कौन सी है। ये चार्ट ही नहीं है बुक में। हाँ यार, पता नहीं वो नई वाली एनसीईआरटी में शायद दिया नहीं है।
चलो, तो ट्रोपोस्फियर की अगर बात करेंगे, हाँ आप फंस गए तुम, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ। नेगेटिव लैप्स रेट का मतलब क्या होता है पता है? लैप्स रेट का मतलब होता है डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब यही मैं बोल रहा था कि गौर से मेरी बात को सुनना, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो नेगेटिव लैप्स रेट का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझे दया? तुम लैप्स रेट है डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज, ठीक है, नेगेटिव। अब तुम पहले उसमें और नेगेटिव कर दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में होता है क्या? नहीं होता है। ठीक, नेगेटिव लैप्स रेट जो ट्रोपोस्फियर में होता है उसका उल्टा स्ट्रेटोस्फियर में होता है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव लैप्स रेट है तो यहाँ नेगेटिव लैप्स रेट ही होगा भैया। बिल्कुल सही बात है। कुछ गलत बात है? कुछ गलत बात है? यहाँ पे तो नेगेटिव लैप्स रेट ही होगा, विच मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर। और मेसोस्फियर में भी वही होता है जो ट्रोपोस्फियर में होता है, यानी यहाँ भी ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लैप्स रेट ही होगा। थर्मोस्फियर में वही होता है जो स्ट्रेटोस्फियर में होता है, तो स्ट्रेटोस्फियर में तो ये होता है, तो थर्मोस्फियर में तो ये नहीं होता है। कैसा लगा? तो कैसी लगी? आ गया स्वाद? ओनली 2 हैं? ओनली 2 and 4? मज़ा आया कुछ? ओनली 2? क्यों? मज़ा आया कुछ कि नहीं आया? नहीं बताओ जल्दी से, मज़ा आया कि नहीं आया? मतलब ऐसा लगा एकदम कुछ? अब तुम खुद सोचो, जो ट्रोपोस्फियर में हो रहा है वो क्या है? वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लैप्स रेट है। जो ट्रोपोस्फियर में हो रहा है उसका उल्टा यहाँ हो रहा है, वही यहाँ पे हो रहा है जो ट्रोपोस्फियर में हो रहा है। तो ये दोनों गलत है, 1 भी गलत है, 3 भी गलत है। 4 है थर्मोस्फियर इंक्रीज होता है टेम्परेचर में, यानी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो एक सेकेंड हाँ, तो हाँ यहाँ पे भी तो नेगेटिव ही होना था। जो ये लोग 4 लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो भाई? पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज करना, थर्मोस्फियर में तो इंक्रीज करता है। तुम तो मुझे भी डाउट में डाल दी 4 लिख के। हैं आ गया ना स्वाद अभी? जन्नाटेदार एकदम। और जब बोल रहे थे तब होश नहीं आ रहा था, और लिखे भी थे हम यहाँ पे, ये लिखे भी थे। ये क्या लिखे हैं? पॉजिटिव लैप्स रेट। तब होश में नहीं थे, तब तो आराम से कमेंट करें सर जल्दी जल्दी। हैं दिमाग में क्या चल रहा था सही बताना? जब पॉजिटिव लैप्स रेट लिखे थे सो रहे थे कि कुछ चल रहा था दिमाग में? पॉजिटिव लैप्स रेट भाई, टेम्परेचर घट रहा है। अभी यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस था, 25 है, ठीक है, 20 है। तो 30 में 25 घटाओगे कितना मिलेगा? 5 डिग्री। तो मैं बोलूँगा 5 डिग्री का लैप्स हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 5 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज इज इक्वल टू, मैं बोल दूंगा 5 डिग्री का लैप्स रेट हो रहा है। अब मैं बोलूँगा नेगेटिव लैप्स, तो नेगेटिव 5 डिग्री का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव, समझ रहे हो ना कि भाई यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 30 है, तभी तो वो नेगेटिव में आएगा। तभी तो नेगेटिव में आएगा जब 25 में 30 घटाओगे, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तभी तो नेगेटिव लैप्स रेट होगा। हाँ चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये करो 69, ओहो 69 नंबर, ये तो गलत मत करना यार। वेरिएबल गैस, मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल गैस इन एटमॉस्फेयर। वेरिएबल गैसेस पूछ रहा है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए बी। तो भैया कौन सी वेरिएबल है? वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सर आप लास्ट में समझाने को बोल रहे थे, मतलब ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? देखो ऑक्सीजन नहीं, वेरिएबल नहीं है ये, ठीक है। वेरिएबल तो हम ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डाल के, एकदम डाल के, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन भी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फिनोमिना कर, सारे मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? यहाँ मेटेराइट बर्न करते हैं, सबसे ठंडी लेयर है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, सारी यहीं पे होता है। ट्रोपोस का मतलब रीजन ऑफ मिक्सिंग, 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, सब याद आ रहा है आपको? चलो अगला सवाल करो।
उसमें ऑर्डर में लगा दो इनको। मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस अपवर्ड, अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहा हो, अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहा हो, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। चलो सबसे पहले तो ट्रोपोस्फियर आएगी, ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर होगी, सही है। उसके बाद थर्मोस्फियर होगी कि मेजोस्फियर होगी, तो सर मेजोस्फियर होगी, ठीक है, क्योंकि थर्मोस्फियर आयनोस्फियर जिसको बोलते हैं वो ऊपर आती है। बी द आगे भी है क्या, आगे भी क्वेश्चन। द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन एग्जोस्फियर इज, एग्जोस्फियर का मतलब है आउटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या कॉम्पोजिशन होगा, तो ऑब्वियस से बात है जो पहले हमारा था जो गैसेस थी, तो कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम, यही होंगी एग्जोस्फियर में। फिर यहाँ पर पूछ रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना है कॉम्पोजिशन इनका, तो ऑक्सीजन का तो 21% और नाइट्रोजन का 78%। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड, कहाँ पर पाई जाती है, आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क क्या कमेंट में कहाँ ही दोगे, वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, तो अभी दे दो। तो क्या होगा, एनोस्फीयर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, ट्रोपोस्फियर में देख लिया वेदर फिनोमेना वगैरह होते हैं, मेजोस्फियर भी नहीं होता, स्ट्रेटोस्फियर 35 किलोमीटर तक हाइट में हमें देखने को मिलेगी, और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ऊपर जाने पे हाइट में, ठीक है। ये वाला मैंने हाईलाइट वाईलाइट तो सब कर लिया था आपके लिए, लेकिन वही है कि आज फिर मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पहले मुझे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाना पढ़ेगा। तो कल वाली क्लास स्पेशल होगी, उसको मिस नहीं करेंगे। अगर आपने मिस कर दी कल वाली क्लास सर, तो मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको आगे कुछ समझ पड़ेगा नहीं उतना अच्छे से। जो ये सब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आपको ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के आगे वाली चीज़ क्लाइमेटोलॉजी और जो इंडियन ज्योग्राफी है वो कुछ समझ आएगी नहीं, ठीक है, क्लियर। पीपीटी से पढ़ाओ, लिख कर पढ़ाओ, कम समझ आता है बेटा, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, कम समझ में आता है तो फिर मत समझो यहाँ से, है ना। एसएससी वाले उसमें जिसमें पीपीटी से पढ़ाते हैं तो वहाँ से पढ़ लिया करो उसमें, क्योंकि मैंने कारण बताया था क्यों वहाँ पीपीटी से पढ़ाते हैं और क्यों यहाँ एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया और जिसका मैंने प्रूफ दिखाया है, ठीक है। तो पीपीटी में सारी एनसीईआरटी हम उतार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बाकी जहाँ पिक्चर्स की नीड होती है वो मैं डाल ही देता हूँ, बाकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह